आपको कहा गया कि आप सरकारी मुसलमान हैं, आपको ये भी कहा गया कि आप आरएसएस के एजेंट हैं और ज़मीर फरोश वाला हैं। तो इस तरह के जब नाम से आपको पुकारा गया तो ये सब सुनकर आपको सबसे बुरा क्या लगता था इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। वो लंदन की जो एक रात थी, मोदी जी से क्या मुलाकात थी, क्या उसके पीछे रीज़न था और उस मुलाकात में क्या हुआ था, हम सब जानना चाहते हैं। मोदी साहब की एक बात है जो आपको माननी पड़ेगी कि हालांकि हम तो उनसे लड़ाई लड़ रहे थे और सारा सब कुछ कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल गले लगा के लेकर गए अपने कमरे में कि यार ठीक है, वोट मत दो मुझे, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ, यार काम तो कराओ मुझसे। और उसने ये भी कहा कि ये जो हुआ है जो 2002, ये अब कभी नहीं होगा। कि मुस्लिम मुखालिफ किसी भी तरह कोई अगर बयान आ जाए या कोई हादसा हो जाए, पीएम की तरफ से या कहीं से भी कोई ना ट्वीट आता है ना कोई बयान आता है। मुसलमानों का इस वक्त, हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? दुनिया की जो कौमें जो तरक्की पे पहुंची हैं, मसलन इजराइल की, मैं यहूदियों की बात करता हूँ, जो उन्होंने तालीम के अंदर अपने आप को ऐसा बनाया है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको इमाम जो है उस फील्ड का एक यहूदी मिलेगा। आम तौर पर मुसलमानों को हम कहते हैं मीम में उलझा देना, मतलब मस्जिद, मदरसे, मज़ार, इन सब चीज़ों में उलझा दिया है। अब इतना उलझा दिया है कि एजुकेशन की तरफ जो बेसिक जो हमारा एक रुझान होना चाहिए वही गायब हो चुका है। मुनज़्ज़म तरीके से कोई ये साजिश है हमारे ख़िलाफ़। अब यार साजिश कोई करता है तो फिर हम ऐसे कैसे बेवकूफ़ हैं कि 70 साल से साजिश चल रही है हम पर। हदीस पाक में तो यूँ आता है कि मोमिन दोबारा एक बिल से डसा नहीं जा सकता। तो हम यार ये कैसे हैं कि बार बार डसे जा रहे हैं। आपने कहा कि मोदी में और कांग्रेस में फ़र्क नहीं है, इस बात का क्या मतलब निकालो? तो मोदी साहब जुमले नहीं करते वो मुसलमानों के लिए। ही हैज़ कम ऑफ एज। राहुल गांधी के बारे में कहा था आपने, क्या फ्यूचर है राहुल गांधी का हिंदुस्तान के तवस्सुत पे? बोल तो देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी बहुत सही आदमी है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन यार आप मुझे बताओ, डेमोक्रेसी में इलेक्शन अगर आप नहीं जीतते तो मतलब ही क्या है? यूसीसी हिंदुस्तान की ज़रूरत है या सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए खड़ा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि यूसीसी जो है फॉर एग्जांपल, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको लगती है। एक जो है, एक से ज़्यादा शादी। तो एक से ज़्यादा शादी तो कोई हमारे यहाँ 1.5% है, तो उनके लिए हम क्यों अपना सर फोड़ें? छोड़ दो उसको, कोई मतलब। दूसरा है तलाक। तो जो एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक है वो तो कुरान के खिलाफ है। कुरान का तो एक प्रोसेस है पूरा तलाक का, तो वो भी हमारे लिए मसला नहीं है। मदरसा एजुकेशन नॉलेज सेंटर है या आउटडेटेड सिस्टम है? नहीं, देखिए, मदरसे की एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उनसे बेहतर एनजीओ कोई नहीं है। जफर सरेश वाला बिजनेस माइंड है या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनके? मेरे खानदान में हम लोग, चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी कॉर्पोरेटर को भी नहीं जानते। ओवैसी साहब लीडर या मुसलमानों के लीडर? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब, सबसे पहले सवाल नरेंद्र मोदी के आपके लिए, आपके दोस्त हैं या 140 करोड़ के पीएम है वैसे आपके पीएम? मतलब एक रिश्ता है, वो तो कभी मिट नहीं सकता। आदाब। आज के इस पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनकी शक्ल आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो उनको नापसंद भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नापसंदीदगी के पीछे भी बहुत बड़ी वजह होती है। तो पहले मैं आपको इनकी शक्ल दिखा देता हूँ। हमारे साथ आज हैं जफ़र सरेशवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आपकी बड़ी इनायत है, आपने मौका दिया मुझे आज। अब आप समझ गए होंगे कि आपके साथ आज इस गुफ्तगू में कौन शामिल हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें आज मोदी का दोस्त कहा जाता है। मुसलमानों के रहनुमा भी हैं, लीडर भी हैं, उनकी बातें करते हैं। आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 1 महीने में 2 बार इनकी टॉप लेवल पे सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो डोवल साहब से 2 बार मुलाकात हुई है मुस्लिम इश्यूज़ को लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे ये पूछ लिया जाए कि मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनकी क्या बात हुई। इस बात को हम जारी रखेंगे ज़फ़र साहब, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ एक बहुत
मशहूर राइटर रहे हैं सज्जाद ज़हीर साहब। कहा ही जाता है कि हिंदुस्तान में जो तरक्की पसंद तहरीक हुई थी, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था, उसके बानी में से एक माना जाता है उनको। उनकी बहुत मशहूर नॉवेल थी लंदन की एक रात, जिसने हिंदुस्तान में उर्दू अदब को ख़ास तौर से एक नई जहत दी थी। आपकी ज़िंदगी में भी लंदन की एक रात बहुत अहम है। एक दौर था जब आप पीएम मोदी के, या जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते, कट्टर मुखालिफ थे, फिर आप दोस्त बने, और कहा ही जाता है कि वो लंदन की जो एक रात थी उसने आपका चेंज ऑफ हार्ट किया, और कहते हैं ना कि हृदय परिवर्तन कर दिया। वो मोदी जी से क्या मुलाकात थी, क्या उसके पीछे रीज़न था, और उस मुलाकात में क्या हुआ था, हम सब जानना चाहते हैं। लंदन की वो एक रात। देखिए, वैसे आपने जो सज्जाद ज़हीर साहब का नाम लिया वो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं तो तिफ़ले मकतब भी नहीं हूँ उनके मुकाबले में। मैंने पढ़ा है उनको, जी ग़ालिबन नादिरा बब्बर जो उन्हीं की बेटी हैं ना, जी। जो वो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन आपने बहरहाल देखिए, लंदन में जो मुलाकात की जो वजह बनी थी मोदी साहब किस सन से, की बात होगी? किस सन में बात हुई थी? 2003 अगस्त ओके। की बात है ये। इसलिए कि आप हमारे सबके इल्म में है कि 2002 में एक बहुत ही ज़बरदस्त फसाद हुए थे जी। गुजरात में, अहमदाबाद में। ख़ास तौर से अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा वो अफेक्टेड था। और मेरी जो फैमिली है और जो मेरा ख़ानदान है वो वैसे कोई, और ये 2002 का फसाद पहली बार नहीं हुआ था। जी। इसलिए कि अहमदाबाद अगर आप देखेंगे तो किसी ज़माने में वो फसाद का शहर कहते थे उसको। 69, 85, 87, 90, 92 और 2002 तो फसाद हमेशा होते थे, और हर फसाद में हमारी फैक्ट्री जलती ही थी। 69 में भी हर वक्त हमने देखा है। बहरहाल फिर खड़े हो जाते थे, आग जो है हमारे लिए बाग बन जाती थी हर वक्त। तो ये जो 2002 में जब हुआ तो उसमें भी वही हुआ कि हमारी फैक्ट्री जल गई थी, घर जल गया था, ऑफिस जल गई थी, और बड़ा नुकसान हुआ था। और मैं उस ज़माने में इंग्लैंड में रहता था। तो ये था कि भाई अ, अ, फसाद जो होते थे पहले भी, कभी भी जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो है वो कभी भी वो बुक ही नहीं होते थे। यानी आप देखो, इतने सारे फसाद हुए हिंदुस्तान में, अगर आप हिसाब लगाएंगे पिछले 75 साल में तो हज़ारों फसाद हुए, लेकिन किसी को कभी सज़ा ही नहीं मिली है। 90s की मुझे बात याद है, तब 42,000 रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड थे। 42,000 90s में। तो उस वक्त बहरहाल फसाद हो गया, चलो ख़त्म हो गया। और हमेशा फसाद से ज़्यादा जो है ना आफ्टरमैथ ऑफ फसाद बोलते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होता है। फसाद जो है वो तो भाई 3 दिन 5 दिन 10 दिन होता है, सुर्खियों में रहते हैं लोग, या कम से कम जिनका हादसा हुआ वो भी सुर्खियों में भी आते हैं। लेकिन जब फसाद ख़त्म हो जाता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कर्फ्यू ख़त्म हो गया, तो असल तब होता है। इसलिए कि आम तौर से ये देखा गया है कि ऐसे लोग बेचारे उसमें वो शिकार बन जाते हैं जिनको कुछ नहीं हुआ है ना, उनका घर जला है क्योंकि राइट ख़त्म हो गया। वो एक माहौल ऐसा होता है संगीन, और उस वक्त हुकूमत के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। तो वही हाल था गुजरात में भी। 55 लाख मुसलमान हैं। मोदी साहब दोबारा 2002 दिसंबर में जो इलेक्शन हुआ उसमें 2/3 मेजॉरिटी जीत के आ गए थे। अब कोई मुसलमान ऐसा नहीं था गुजरात में कि जिसकी रसाई गांधीनगर में हो, जो पावर सेंटर है। क्योंकि बीजेपी में पहले ये होता था भाई, कांग्रेस में मुसलमान एमपी होते थे, एमएलए होते थे, या कोई मिनिस्टर होता था तो वो एक रब्त होता था। यहाँ बिल्कुल एक वैक्यूम था। तो उस वक्त जब पता चला कि भाई नरेंद्र मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात की समिट जो पहली जो उन्होंने जो बहुत आज तो बहुत ही मारूफ और मकबूल हो गई उनका, वो जो उन्होंने जब तब शुरू किया था, तो वो जो पहला इवेंट था उसके लिए वो इंग्लैंड आ रहे थे। तो तब मुझे अहमदाबाद से जो ख़ास किस्म के जो लोग थे उनके टेलीफोन आने लगे कि ज़फ़र भाई ये मोदी साहब आ रहे हैं और आप इनको मिलिए। और बोले भाई 55 लाख मुसलमान हैं, मुसलमानों के स्कूलें हैं, मदारिस हैं, हॉस्पिटल हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, और सरकार से आइसोलेशन में तो आप रह ही नहीं सकते। बिल्कुल एक वैक्यूम है, तो यार आप एक बात मिलिए। तो मैंने कहा भाई ये कैसे, हमने लड़ाई लड़ी थी उनसे। बहरहाल हमारे जो रूहें रवां थे इस पूरी मूवमेंट के, वो महेश भट्ट साहब थे। अच्छा। तो महेश भट्ट साहब से मैंने
पूछा कि भाई ये इस तरह से, तो देखिए बहुत ईमानदारी से उन्होंने कहा कि हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, हम एक इशू पे लड़ रहे हैं और इसमें भी एक वक्त तो आने ही वाला है कि आप जिससे लड़ रहे हैं उसी से आपको बात करनी पड़ती है। देखो ना, अब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही है या बांग्लादेश, तो आप बात किससे करते हो? कोई तीसरा नहीं आता, आपको उन्हीं से बात करनी पड़ती है। इजराइल फलस्तीन, अल्टीमेटली कभी भी कुछ भी होगा तो ये फलस्तीनियों को इजरायलियों के साथ बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बोले कि हाँ, यू कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन नाउ। बोले हाँ बिल्कुल। बहरहाल वो एक बैक एंड फोर्थ होता रहा। मैं टोकना चाहूँगा आपको, ये वही दौर था जब आप मेरे ख्याल से मोदी के सबसे खिलाफ थे, हाँ, केसेस हाँ, किए थे आप, वीजा बैन, ये सब की बात कर ये रहे सब, थे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। तो हमने कहा कि ये भी एक रास्ता है बिल्कुल कि भाई ठीक है, लड़ाई लड़के और कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए मैं एक हमेशा आप मुसलमानों को कहता हूँ, हमने जो एहतजाज किए शायद ही किसी ने किए होंगे, लेकिन मेरा नतीजा ये है कि एहतजाज से कुछ नहीं होता, एजिटेशन और कॉन्फ्रंटेशन से कुछ हासिल नहीं होता। ये कम से कम जिन लोगों ने किया है उनसे उनकी राय लीजिए आप। बिल्कुल। कोई हुकूमत दुनिया में आपके एहतजाज से कभी नहीं झुकती, बिल्कुल नहीं। कई बार तो फायदा भी होता है, उनको ही फायदा होता है। तो तब हमको लगा कि ये एक रास्ता है कि भाई बैठ के, और वही भट्ट साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल ये बहुत सही फैसला है और मिलना चाहिए। और उस वक्त वहाँ के जो 2-3 बड़े उलमा थे देवबंद के, उनसे मैंने मशवरा लिया, उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बहरहाल हम मिले और वो सेंट जेम्स कोर्ट में। तो मोदी साहब की एक बात है जो आपको माननी पड़ेगी कि हालांकि हम तो उनसे लड़ाई लड़ रहे थे और सारा सब कुछ मंजर आम था जी, लेकिन उन्होंने जो पहला, वो बोलते हैं ना ब्रेक ऑफ आइस बोलते हैं अंग्रेजी में, कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि बिल्कुल गले लगा के लेकर गए अपने कमरे में। और शुरू में ही उन्होंने, बोलते हैं, इतना साफ कर दिया। जैसे हमने उनसे पहले पूछा कि भाई आपके पास कितना वक्त है हमारे साथ बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब तक कि आपकी बातें खत्म न हो जाए तब तक। फिर मैंने एक और बात कही उनको कि सर आप 5 करोड़ गुजरातियों की बात करते हो, तो जमाने में करते थे ना, मेरे 5 करोड़ गुजराती, तो उसमें क्या हम ये 50 लाख हैं? तो क्या हाँ हो? उस पर उन्होंने बड़ी, तो बहरहाल हमारी बहुत ही 2-2.5 घंटा उनके साथ सारे मसले जो उस वक्त वहाँ के थे हमने उनके सामने, और उन्होंने कहा कि बताओ क्या मसला है, और अपना नंबर दिया मुझे कि भाई, और ये मुझे अभी तक याद है उनका वो डायलॉग कि यार ठीक है वोट मत दो मुझे, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ यार, काम तो कराओ मुझसे। बोले 50% वोट से, 51% वोट से मैं जीत के आया हूँ, 49% ने मेरे को वोट नहीं दिया, तो मैं तो उनका भी चीफ मिनिस्टर हूँ। बोले सियासत में, जो डेमोक्रेसी में ये होता है इलेक्शन के पहले, बाद में तो अगर जो बन गया वो सबके लिए, तो आओ तो सही यार मेरे पास। तो बहरहाल वो एक रास्ता बना कि जो आदमी इतनी साफ गोई से बात सुनने के लिए तैयार है, वो कहता है लेके आओ मसले। और उसने ये भी कहा कि ये जो हुआ है जो 2002, ये अब कभी नहीं होगा, और दूसरा इंसाफ मिलेगा, यानी जो परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम जो है उनको बिल्कुल सजा मिलेगी। और वाकई मैं दोनों बातों की उनकी बात सच्ची निकली, इसलिए कि उसके बाद फसाद बिल्कुल नहीं हुआ आज तक, और बहुत सारे 450 से ज्यादा हिंदुओं को सजा मिली। तो कहने की बात यह है कि हमने एक, उसका लब्बे लवाब यह था कि भाई जिसकी हुकूमत है उनसे अपना ताल्लुक होना चाहिए, और वो हमने बाद में, मैं फिर बाद में इंग्लैंड से मैं वापस आया 2005 में, तो वो सिलसिला हमने उनका, जब तक वो रहे गुजरात में 9 साल, बराबर मुसलमानों के मसले हम उनके सामने रखते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनते थे, और अक्सर काम उन्होंने करके दिए। तो ये 2002 की जो 3 की जो मुलाकात थी आपकी, उसके बाद आपको मोदी का दोस्त कहा जाने लगा। बहुत सारे अलग अलग अलकाब दिए गए आपको, और मैं कुछ का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उसमें कौन सा लक़ब जो है आपको सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। आपको कहा गया कि आप सरकारी मुसलमान हैं, आपको ये भी कहा गया कि आप आरएसएस के एजेंट हैं, और एक और जो मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों से गुफ्तगू की उस दौरान में, और ख़ास करके जब 14 वगैरह के आसपास, 13-14 में, तो उस वक्त एक नाम आपको बहुत दिया गया था, गालिबन आप उससे वाकिफ़ है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं फिर भी जिक्र कर देता हूँ। वो था कि ज़फ़र सरेशवाला साहब जो हैं, इनको लोगों ने ये कह दिया कि, जो ख़ास करके मुस्लिम तबका जो था, कहते थे कि ये ज़मीर फ़रोश वाला हैं। तो इस तरह के जब नाम से आपको पुकारा गया, कहा गया, ख़ासकर सोशल मीडिया वगैरह बहुत इस तरह का एक
कह लीजिए कैंपेन चला दिया गया, गद्दार कहा गया आपको। तो ये सब सुनकर आपको सबसे बुरा क्या लगता था इसमें? आज बल्कि आपने बहुत कम्युनिकेशन की बात की नहीं आपने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई जी। इसलिए कि मैं मुखालिफत बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ दुश्मनों का। मुझे हंसी आती है इन विचारों पर, इसलिए कि ये वो लोग हैं अक्सर जो अपने आप को दीनदार बताते हैं जी। बज़ाहिर दीनदार। मुझे एक बात एक अल्लाह वाले ने उस वक्त कही थी, इसलिए मुझे कोई सरोकार इसलिए नहीं है। उन्होंने यूं कहा कि देखो ये जो आपको बोल रहे हैं ना ये, तो इसमें से दो में से एक तो है ही। एक तो ये मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं, तो गीबत तो है, यानी गीबत जैसे कहा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, तो कहा कि नहीं मैं तो वो है ऐसा। तो आपने कहा तभी तो ये गीबत है। यानी एक आदमी चोर है या डाकू है, उसके पीठ पीछे बोलते हो तो वो गीबत है। और गीबत की सजा क्या है? एक। और बोले अगर ऐसा नहीं है जो वो बोल रहे हैं तो आबरू रेजी है। तो बोले दोनों में आपकी तो जीत है, और आबरू रेजी है क्योंकि मैं उसमें से कहीं दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है इन इल्काबों से। तो आबरू रेजी का हिसाब हदीस पाक में आता है, या ये मुनकर हदीस है ये जो लोग बोलने वाले हैं, इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि कल कयामत के मैदान में एक आदमी बड़ी नमाजें लेके आया होगा, कई हज किए होंगे, ज़कातें खूब दी होंगी, लेकिन बुरा भला कहा होगा, आबरू रेजी की होगी, गीबत की होगी, तो उनको लाया जाएगा। और क्योंकि वहां तो रुपए पैसे होंगे नहीं, तो उनकी नेकी दी जाएगी, और यहां तक कि उनकी नेकियां खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके साथ की जो बेइज्जती वो खत्म नहीं होगी, तो उसके गुनाह उन पर लादे जाएंगे। तो तब से मुझे गुनाह करने में भी मजा आता है, इसलिए कि ये जो लोग हैं इनकी नेकियां तो मिलेगी मुझे, और मेरे गुनाह भी इन पर लादे जाएंगे, या ये कह दें कि ये हदीस नहीं है। तो मुझे तो उससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अपने जमाने के अल्लाह वाले ने ये कहा मुझे, मौलाना राबे नदवी का नाम सुना होगा आपने, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर थे। एक मरतबा मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक था, तो मुझे उन्होंने कहने लगा, उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल इस मलामत की फिक्र मत कीजिए, अगर हजरत मौलाना जिंदा होते अलीम रहमतुल्लाह अलैह, तो आपको आपकी काम से बहुत खुश होते, इसलिए कि आप वो काम कर रहे हो जो मुजद्दिद अल्सानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। इसलिए कि अकबर का और जहांगीर का आपके सामने मालूम है, तो हो सकता है आप लड़ाई लड़ते उसके साथ, तो अकबर उनको गिरफ्तार कर लेता या जहांगीर गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा देता, लेकिन उन्होंने एक दावत का काम शुरू किया, उसके अंदर अपनी मेहनत की, उसकी वजह से दीन जिंदा रहा। तो बोले बहुत अच्छा करते हो आप। तो इसलिए इन लोगों की मलामत से तो मुझे खुशी होती है, इसलिए कि मेरी जो तरक्की हुई है मेरी आबरू रेजी की वजह से हुई है, और मुझे सूट करती है आबरू रेजी। अच्छा, आपने कभी लंदन की जब बात की तो आपने कहा कि मोदी साहब ने आपसे कहा कि भाई मैं सीएम जो पूरे गुजरात का हूँ, क्या मसले हैं वो बताओ मुझे, वोट मत दो लेकिन काम तो कराओ मुझसे। तो सबका साथ सबका विकास की बात होती है। आज के दौर में अगर मैं देखूं, और ख़बरें आती हैं, रोज़ ही आती हैं, कि मुस्लिम मुखालिफ किसी भी तरह कोई अगर बयान आ जाए या कोई हादसा हो जाए, तो पीएम की तरफ से या कहीं से भी कोई ना ट्वीट आता है ना कोई बयान आता है। तो ये क्या खामोश कह लीजिए उसको सपोर्ट है, साइलेंट सपोर्ट है, या सूट कर रहा है? भाई देखो, मैं एक बात बोलूं, मुझे नहीं, ये मैंने देखा ये जो करने वाले हैं इनको इग्नोर, मुसलमानों को ये तय करना चाहिए। अब बोलते हैं हमारी प्रायोरिटी क्या है, पहले हम ये तो तय करें कि हमें क्या करना है, हमको किन चीजों को लेकर आगे चलना है, वही नहीं है ना हमारे पास। तो इसलिए ये जो है इसको बोलते हैं नजरअंदाज करो, ये कोई मायने ही नहीं रखता। ठीक है, हाँ जो बुरा ये है मालूम है, मैं भी रोज सुनता हूँ। बेहतरीन इसका जवाब है खामोशी, और खामोशी का मतलब ये है कि इसको तो जवाब ही मत दो, और हम जो हमारा पॉजिटिव करना है वो करते रहें। तो मैं नहीं समझता कि पीएम को भी कोई बोलने की जरूरत है। अब आपने जो कहा, तो हम जो आपने पहले जिक्र किया, हम लोग दोवल साहब से मिले, उसके बाद भी हमारा कंटिन्यूशन हुआ, तो उन्होंने बुलाया ये था कि भाई बताइए क्या इश्यूज हैं मुसलमानों के, तो सुनी हमारी बात। और हम लोग जो थे साथ में, उसमें खास एक फारूक पटेल साहब हमारे गुजरात के हैं, जो केपी ग्रुप के मालिक हैं। वो आज कम से कम उनकी कंपनी 30-35 हज़ार करोड़ की वैल्यू है, खुद 15-20 हज़ार करोड़ रुपए की वर्थ है उनकी।
उनके वहाँ 3,000 लोग तो डायरेक्ट एम्प्लॉयड हैं और कम से कम 4,000 लोग कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, 7,000 लोग काम करते हैं उनके वहाँ। अब बरसरा वही है ना कि वही 2, 4, 5 आते हैं जो हैं कुछ भी नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो नाम आते हैं या जो तस्वीरें जिनकी मीडिया में आती है वो लोग हैं जो सिर्फ ट्वीट करते हैं या आके कोई एक जो करने वाला तबका है ना बहुत बड़ा है मुसलमानों में जो खामोशी से कर रहा है। ये फारूक पटेल साहब का कहीं आपने नहीं सुना होगा, वो कारोबार तो जो कर रहे हैं, उसके अलावा जो फलाह के जो काम कर रहे हैं। एक स्कूल चलाते हैं सूरत में जिसमें 8,000 बच्चे पढ़ते हैं, जो टॉप लेवल की स्कूल है, जो जी और नीट की एग्जाम देते हैं बच्चे वहां के। कम से कम 7 लाइब्रेरियां कायम की उन्होंने, स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके अलावा उन्होंने पहली मर्तबा सूरत की एक यूनिवर्सिटी में बीटेक डिग्री रिन्यूएबल एनर्जी में शुरू की। अच्छा। उसमें मुसलमान बच्चों को, और अभी हम लोग जो कर रहे हैं काम कि ये है कि भाई हम आइडेंटिफाई करते हैं 100 इलाके कि वहां हमारा मसला ये है ना कि हम ख्वाब देखते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, जबकि हमारे पास स्कूलें नहीं है। तो हमने अभी ये तय किया कि हम उन इलाकों में स्कूलें कायम करें रेसिडेंशियल, तो वो है प्लान। तो ये सारी बातें हमने वहां कही और हमारा एक ही था कि भाई देखिए हमको इन्हें 3 चीजें चाहिए सिर्फ। एक तो हम चाहते हैं कि हमारी कौम जो है ये तालीम याफ्ता हो जाए एकदम, यानी जो भी बेहतरीन तालीम हो हाईएस्ट लेवल की वो आ जाए। तो उसके लिए हमको आपकी लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा ये है कि भाई हम कारोबार में और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी वो भी हम कोई मदद नहीं चाहते है ना। हमने ये कहा कि हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, एक पॉजिटिव अफर्मेशन जिसको कहते हैं वो आप दीजिए, माहौल चाहिए बस। और तीसरा हमने कहा कि देखिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ये देखिए कि हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और हम ये भी नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कि जैसे फारूक साहब के वहां जो लोग काम करते हैं 7,000 लोग, तो सब लोग होंगे उसमें। मुसलमान भाई कितने हो सकते हैं? 15-20%। तो ये है कि देखिए इसलिए इनमें जाने के बजाय ये सब के कौन क्या कहता है नहीं कहता, ट्वीट करता है नहीं करता, मैं उसको देखता ही नहीं हूं। हम तो ये देखते हैं कि जो हुकूमत में बैठकर हम उनसे क्या ले सकते हैं। मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई हमारा वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने अभी लेवल प्लेइंग की बात की, मुस्लिम एजुकेशन की बात की। गालिबन पिछले 2 महीने में डोवल साहब से आपकी दूसरी मुलाकात है आपकी डेलीगेशन की। तो ये आप लोगों ने अप्रोच किया था या डोवल साहब की तरफ से आया था कि भाई आइए और मिलिए? और डेलीगेशन में और कौन कौन लोग शामिल थे? और 3 मुद्दे तो आपने बता ही दिए कि 3 मुद्दे आपके थे वहाँ पर, तो और कौन लोग शामिल थे इसमें? देखिए हमने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के वहाँ कहा कि भाई हम लोग मिलना चाहते हैं, तो फिर वहाँ से आया। देखिए जरूरत हमको है, उनको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अप्रोच मोदी साहब को भी हमने अप्रोच किया कि हम आपको मिलना चाहते हैं, तो ये तो है कि भाई, और उन्होंने फौरन एग्री किया। तो जो लोग थे साथ में, फारूक पटेल साहब तो थे ही, फिर इनामुल इराकी साहब थे जो हमारे गुजरात में उनका बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा काम है, उनके यहाँ भी कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग काम करते हैं और वो भी फलाह के कामों में बहुत इन्वॉल्व है। बल्कि 2002 का जब राइट हुआ था तो जो आप अगर अंदाजा हो कि 2 लाख से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंप में थे, तो उस वक्त उनको खाना वगैरह पहुंचाना, उसमें जो एक जो टीम थी उसके वो रूए रवा थे। उसके अलावा एक और 2 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी नईमा जी थी, फिर एक लेडी जो एम्स में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो थी, और 2 खातून हमारी अलग अलग इलाकों की थी, और दिल्ली के एक 2 साहब थे जो एजुकेशन और उसमें काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 14-16 लोग थे। और अभी हमने सोचा कि नहीं अब एकदम फोकस्ड हो, तो अभी हम लोग 6 लोग थे। तो ये है कि भाई अब हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई हम एक प्रॉपर टीम बनाए और पूरे मुल्क से अब लें कि अब तो एक हंगामा बोलते हैं एक चले गए थे, लेकिन अब प्रॉपर क्या जिसका, और हमने ये तय किया ये 3 फील्ड में अभी हमको काम करना है बस। तो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं एजुकेशन के, एंटरप्रेन्योरशिप के, कारोबार के, ऐसे लोगों को लेना है। मुसलमानों का इस वक्त, हिंदुस्तानी मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? एजुकेशन है, लीडरशिप की कमी है, या एक सोच बन गया हमारा तो कुछ होगा नहीं, चलो जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं? देखिए मैं सबसे पहले मुसलमानों को कहूँगा कि ये विक्टिमहुड मेंटालिटी जो है ना, इससे हम बाहर निकल जाए। फिर तो यार आपका ईमान में तजाद है। उसकी तो बेहतरीन मिसाल आप खुद ही हैं।
ये फिर एक किस्म का, ये कैसे आप कहते हो कि परिंदा पर नहीं मारता अल्लाह के हुक्म के बगैर, एक पत्ता हिलता नहीं अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो ये सब कैसे हो जाता है? तो फिर आपका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए इससे तो बाहर आने की जरूरत है। दूसरा देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि हमारी भी गलतियां हैं। इसलिए आप देखिए कि जो सबसे बड़ी नेकी जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई थी, वो है मुहासिबा, यानी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना कि भाई हम देखें। रात, वो बोलते हैं ना कि रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने गरेबान में मुंह डाल के देखे कि आज दिन भर में मैंने सही काम कौन सा किया, गलत क्या किया। बिल्कुल। और जो गलत किया है उसको ठीक करने की कोशिश करे, जो सही है उसको और बढ़ाने की कोशिश करे। तो हमको कम से कम मुहासिबा तो करना पड़ेगा ना, हमारा अपना तज्जिया तो लें हम कि हमसे कहाँ गलती हुई। छोड़ दीजिए, अभी मैं तो अभी यानी किसी को ब्लेम नहीं करता, गवर्नमेंट छोड़ दीजिए उनको, क्या हमसे गलती हुई नहीं हुई? तो मैं समझता हूँ हाँ बिल्कुल हुई। आजादी के बाद हमने तालीम और इसकी तरफ हमने दिया। और आप देखिए दुनिया की जो कौमें जो तरक्की पे पहुंची हैं, मसलन इजराइल की, मैं यहूदियों की बात करता हूँ, इजराइल में जो जायनिस्ट हैं या उनकी नहीं, जो आम यहूदियों को अगर आप ले लो दुनिया भर में, इवन यहाँ वहां भी जो उन्होंने तालीम के अंदर अपने आप को ऐसा बनाया है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आपको इमाम जो है उस फील्ड का एक यहूदी मिलेगा। चाहे आप मेडिकल में जाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, यहाँ तक फिल्म और म्यूजिक में भी। तो उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया। तो मैं समझता हूं कि वो गलती हमसे हुई और हमको किसी ने नहीं रोका था। भाई किसने रोका था? तो हम अभी जो है ना अपने आप को तालीम याफ्ता बनाए, एक जो बेसिक, यानी उसमें कोई बोलते ना सेकंड नहीं, जो हाईएस्ट लेवल का है। उसके अलावा देखिए बहुत सारी अब जो है गवर्नमेंट और बहुत सारे जॉब्स जो है उसमें ओपन टेस्ट होती है जी। तो हम उसमें हिस्सा लें, जैसे जेईई के एग्जाम है, नीट है, एनक्लैट है, फिर और भी अब तो गवर्नमेंट के जितने जॉब्स हैं, मतलब क्लर्क के, सब इंस्पेक्टर के, बहुत सारे जॉब, वो सब उसी पे होते हैं। तो हम उन इम्तिहान, और हम अफसोस की बात यह कि हमारे को हमको पता ही नहीं है, पहले उसे काबिल तो बने, पहले सिलेक्शन तो उसके लिए काबिल कि भाई बेसिक ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो हम पहले अपने आप को वो करें तालीम में, उसके अलावा ये जितने इम्तिहानात हैं इसमें हम बैठें। और हमने ये देखा है कि हम ये जो है कव्वाली है हमारी पुराने जमाने से कि यूपीएससी में 2.5% है। हमने जब हिसाब लगाया इतने सालों में तो पता चला 1% भी हम नहीं बैठते एग्जाम में, यानी जो बैठते उसमें हम 1% भी नहीं है। तो हम इम्तिहान में तो बैठते नहीं है। तो हम अभी तो ये तय करें, और बहुत पहले से पता चलता है, ये जो इम्तिहानात के जो बच्चे होते हैं ना वो 8वीं क्लास में पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा जो है आगे जा सकता है। तो ये हमको करना पड़ेगा। तो हम ये करें। तो मैं समझता हूं कि देखिए ये जिस दिन आ गया, यानी हम तालीम याफ्ता हो गए, और दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग उसके साथ, कि हम सिर्फ तालीम अकेली काम नहीं आएगी, उसके साथ आपको ईमानदारी, अमानतदारी, कैरेक्टर जो है, और वो जो है अखलाक का सही होना, हमारी माशरत का सही होना, ये घर से होगा, यानी माँ बाप की ये जिम्मेदारी होगी। तो अगर हम ये इस पर अपने आप को बना लेते हैं, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। तो कम से कम ये तो कर लें, और ये इसलिए कि ये सबसे आसान है। अब मुझे बताइए कि आपको अगर तालीम याफ्ता बनना है तो आपको किसी की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बस तो मैं कहता हूं कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें पहले, फिर आगे देखेंगे कि हुकूमत से या सरकारों से हमें क्या लेना है। तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे पहले। दूसरा जो कारोबार में है हमारे जो लोग, तो वो जो है बोलते हैं ना, दे शुड बी अहेड ऑफ द कर्व, क्योंकि जमाना बड़ा तेजी से बढ़ा है आगे। जैसे आज एआई वगैरह जो है, जिसका कोई 1 साल पहले अंदाजा भी नहीं था। तो भाई जो फील्ड में जो आप हो, ऐसा ना हो कि आप ऑब्सोलीट बन जाओ या इररिलेवेंट हो जाओ। तो आपको बहुत अपने कान, आंखें और दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, नजरें खुली रखनी होंगी। तो जो लोग कारोबार में हैं वो देखें कि अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अब तो वो जमाना आ गया है कि आइडिया लेकर आए आप, उसको कारोबार में आप तब्दील कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है उसमें मरहले, क्या क्या आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 3 चीजों का अगर हम पकड़ लेते हैं तो बाकी बहुत सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। थोड़ा सा पॉलिटिकल भी और समाजी सवाल भी है ये, जैसे आपने एजुकेशन की बात की। अभी हो ये रहा है कि अब सरकारें कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ऑपोजिशन कर रहा है, सरकार के कोई भी कर रहा है। आम तौर पर मुसलमानों को हम कहते हैं मीम में उलझा देना, मतलब मस्जिद, मदरसे, मज़ार, इन सब चीज़ों में उलझा दिया हमें।
अब इतना उलझा दिया है कि एजुकेशन की तरफ जो बेसिक जो हमारा एक रुझान होना चाहिए वही गायब हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से कोई ये साजिश है हमारे खिलाफ, या शायद हमारी ही बिल्कुल एकदम से बेराह रवी हो गई तालीम को लेकर? भाई देखिए, अब यार साजिश कोई करता है तो फिर हम ऐसे कैसे बेवकूफ़ हैं हम्म, कि 70 साल से साजिश चल रही है हम पर। हम्म, हदीस पाक में तो यूं आता है हम्म, कि मोमिन दोबारा एक बिल से डसा नहीं जा सकता। हम्म, तो हम यार ये कैसे हैं कि बार बार डसे जा रहे हैं? हम्म, तो गलती तो हमारी है ना। साजिश तो भाई साजिश करने वाले तो करेंगे। राइट, तो जो मुझे कोई मस्जिद का कहता है तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे मस्जिद से ज्यादा नमाजी की फिक्र है। हम्म, और हमारा हाल ये है, आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके देख लीजिए, सुबह की नमाज में, ये स्टैंडर्ड है बैरोमीटर मेरा, जी, सुबह की नमाज में कितने नमाजी होते हैं। बल्कि कई मरतबा वो इमाम जो है ना उसको इंतजार करना पड़ता है कि कोई आ जाए तो मैं जमात खड़ी करूं। तो भाई पहले नमाजी की फिक्र करो ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कोई कहां भी उलझाए हमें तो मतलब हम उलझ जाते हैं, तो प्रॉब्लम तो हमारा है। और जफर भाई, एक जहन में मेरे सवाल आ रहा है। आप बहुत वोकल हैं और बेबाक लीडर होकर बोलते हैं, और शायद इसीलिए आपको लोगों ने कुछ भी कहा कि आप मोदी सपोर्टर हैं, मोदी भक्त हैं, मोदी के दोस्त हैं, मुसलमानों के गद्दार हैं, जो कुछ भी कहा आपने सबको बर्दाश्त किया और नज़रअंदाज भी कर दिया। मुसलमानों के बारे में आप बहुत कुछ बोलते हैं, वक्फ पे आपके बयानात मैंने सुने हैं, आपके बयानात एजुकेशन पे जैसे अभी भी आपने बताया, तो बहुत ही आप बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देते हो, अपनी राय भी रखते हैं। कुछ बयानात आपके ऐसे हैं जो जिस पे मैं थोड़ा सा चाहूँ कि आप वजाहत करें। आपने कहा कि मोदी में और कांग्रेस में फ़र्क नहीं है, आपका एक बयान आया था। इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? मोदी में और कांग्रेस में मुसलमानों के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है? देखिए बिल्कुल, बल्कि मोदी साहब की जो, इसलिए कि देखिए 23 साल हमने लगाए उनके साथ। मोदी साहब का एक बात मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूं कि वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, और वो कम्युनल भी बिल्कुल नहीं है। सियासी पार्टी का अपना एक वो होता है, वो अलग चीज है। जैसे कांग्रेस पार्टी एक चीज बोलती है, जैसे वो बातें मुसलमानों की बहुत करती है। आप देखना है शुरू से ये रंगनाथ कमीशन, फिर ये कमीशन, वो कमीशन। बल्कि मनमोहन सिंह साहब ने एक मरतबा तो ये भी कहा था, गालिबन 2007 में, कि इस मुल्क का जो पहला निवाला जो है, इस मुल्क के माइनॉरिटी इंक्लूडिंग मुसलमानों को मिलना चाहिए। तो पहला निवाला तो बहुत दूर की बात है, आखिरी भी नहीं मिला। तो वो जुमले, तो मोदी साहब जुमले नहीं करते वो मुसलमानों के लिए। लेकिन उनका जो, हमने 11 साल तो उनको गुजरात में देखा है कि हम जब भी मुसलमानों के मसाइल को लेकर गए, खासतौर से एजुकेशन, कारोबार, फुटपाथ पे जो कारोबार करते हैं उन लोगों का, और जहां उनको लगा कि नाइंसाफी हो रही है तो उन्होंने इमीडिएटली उसको सेटल किया। आपने कहा कि मोदी साहब जो हैं वो कम्युनल नहीं है। फिर आपका एक और बयान आया था जब आपने गालिबन बीजेपी के हवाले से कहा था कि बीजेपी में कम्युनल मॉन्स्टर्स आ गए हैं। अब देखिए बीजेपी में हो सकता है, या उनके वहां भाई आरएसएस, लेकिन एक बात अब मुझे समझ में आई कि सब ऐसे नहीं है। जैसे आरएसएस के बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बात कर सकते हो आप। तो जैसे हमारे यहाँ भी जिद्दी अनादी किस्म के लोग हैं ना, हमारे यहाँ भी तो हैं। तो ऐसे हर जगह पे हर कौम में लोग होते हैं। तो ये हमारे अंदर अकल होनी चाहिए कि, और देखिए मैंने एक बात, मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग के बड़े जिम्मेदार थे, वो एक बात कहते थे हमको उस जमाने में कि देखो तुम अपनी बात रखो लोगों के सामने जो संजीदगी के साथ, जो एक तरीका होना चाहिए। तो उस वक्त दो चीजें होंगी। बोले एक जो है सलीमुत्तबा लोग हैं कि भाई जब आप बात करोगे तो आदमी बोलेगा नहीं यार इसकी बात में दम है। और एक जिद्दी अनादी किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल मानेंगे ही नहीं, तो उनको छोड़ दो। तो हमको भी यही होना चाहिए कि भाई जो इस किस्म के लोग हैं छोड़ दो। एक बहुत बड़ा तबका है जो सोचने पर मजबूर होता है कि नहीं यार ये बात कह रहा है, कुछ तो दम है इसमें। तो हमको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये बताइए, जब आपकी मुलाकात होती है मोदी साहब से, कभी आपने इस तरह की बातें की हैं कि भाई जो हेटरेट इतना चलता है, इतने बयानात आते हैं, इस पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, कभी ऐसा कुछ डिस्कशन आपसे हुआ है? क्योंकि देखिए मैं खुद उसको बहुत ज्यादा गिनता ही नहीं हूँ। उसका मतलब है कि आप इंपॉर्टेंस देते हैं। मुझे किसी ने कहा फलां नहीं यूं का, मैंने कहा यार उनका नाम ही क्यों लेते, ये देकर और फिर आप उसकी ट्वीट करते हो। तो मतलब मैंने कहा वो तो वही चाहते हैं, बिल्कुल वो तो चाहते हैं कि उनकी चीजों को तुम फैलाओ। भाई देखते ही क्यों, अपने आप खत्म हो जाएगा। आप उनका जिक्र ही मत करो ना। इसे मेरे नजदीक वो इशू ही नहीं है। मैंने कहा ना कि अभी तो हम बोलते हैं ना घोड़े के चश्मे पहन कर, ये 3 काम है, इस पर पहले अपने आप को लगा दे।
जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल में सिर्फ ईमान की मेहनत कराई। आपको पता है वो 13 साल में ना नमाज आई ना रोजा, कुछ भी नहीं था, बाद में आया। तो भाई पहले हम जो है अपने आप को बनाएं, फिर बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जो मैंने पहले कहा कि वो अपने आप ही इररिलेवेंट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज बताइए, लोगों के जहन में, खास तौर से मुसलमानों के जहन में बात जरूर आती है कि जब हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं बीजेपी में, सरकार में, या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आपको याद है पिछली बार जब सऊदी अरब भी डेलीगेशन गया तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं गए थे। इसके पहले बार वाले में आप गए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो विजिट हुआ डेलीगेशन में गए सऊदी अरब में जा रहे मैं हैं। था, मैं उसमें अभी जो अप्रैल में गए थे मोदी साहब, तो मैं था। तो उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में और सरकार में बहुत कम हो गया है। तो आवाज़ कौन उठाएगा मुसलमानों की? देखिए, नहीं, मैं क्या बोलता हूँ कि अब बोलता ना इंडिस्पेंसिबल बन जाओ। देखिए यहूदी कौम जो है, जो पूरी, उनके साथ जो हुआ हमारे सबके सामने है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। बल्कि आप देखें कि 1900 तक मैनहट्टन में यहूदी जो है ना वो कोई प्रॉपर्टी ले नहीं सकते थे मैनहट्टन में। आज देखो उन्होंने अपने आप को ऐसा काबिल बना दिया, इंडिस्पेंसिबल। आप अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा कर दो कि लोग आपके घर पे दस्तक देकर आपको ले जाएंगे। तो आपको ये अपने आप को बनाना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। और रही बात आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, देखिए मैं ये इसको गिनता ही नहीं हूं। एक मुसलमान नहीं चाहिए भाई, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए किसी को रखते हो कि भाई एक मुसलमान चाहिए, तो नहीं चाहिए हमको। बोलते हैं ना, एक दो दलित चाहिए, एक ट्राइबल चाहिए, एक फला, और उसमें एक मुसलमान को डाल दो। नहीं, अगर वो काबिल है उसकी काबिलियत की बुनियाद पर रखिए, ना कि वो मुसलमान है या नहीं है। तो मैं ऐसी रिप्रेजेंटेशन को तो मैं गिनता ही नहीं हूं। आपने कहा था ही हैज कम ऑफ एज, ही हैज कम ऑफ एज। राहुल गांधी के बारे में कहा था आपने, क्या फ्यूचर है राहुल गांधी का हिंदुस्तान के तवस्सुत पे? बोल तो देखो, ऐसा है कि राहुल गांधी बहुत सही आदमी है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन यार आप मुझे बताओ, डेमोक्रेसी में इलेक्शन अगर आप नहीं जीतते तो मतलब ही क्या है भाई? डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात, देखिए ये न कोई मोदी साहब हैं, या जो ये कोई मंदिर के महंत नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, ये मदरसे के मोहतमिम साहब नहीं है। इसलिए यहां तो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो पॉलिटिक्स में तो अगर आप इलेक्शन नहीं जीतोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, इक़्तिदार में आने के लिए आपको इलेक्शन तो जीतना ही है। तो आप इलेक्शन ही नहीं जीतोगे तो आप बताओ क्या करोगे? एक आपके साथ रैपिड फायर खेलते हैं, हाँ ना या जो भी, एक लफ्ज़ का आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले सवाल नरेंद्र मोदी जी आपके लिए, आपके दोस्त हैं या 140 करोड़ के पीएम है, वैसे आपके पीएम है? नहीं, और मेरा उनसे, हाँ वो पीएम है, लेकिन एक ताल्लुक रहा है मेरे फैमिली के साथ भी उनका बड़ा वो रहा, मेरी बच्ची के साथ, मेरे बच्ची के वहाँ शादी में आए थे। मतलब एक रिश्ता है, वो तो कभी मिट नहीं सकता। हाँ, पीएम तो हैं ही। राहुल गांधी मुतबादिल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के? देखिए अभी तक राहुल गांधी बाहर रहकर मुतबादिल बनना बहुत मुश्किल है। अगर राहुल गांधी के पास मौका था, जब मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, उस वक्त अगर कोई वो मिनिस्ट्री लेते या चलाते, तो अभी उन्होंने वो करतब दिखाया नहीं है। एक बहुत काबिल नाम है ओवैसी साहब, लीडर या मुसलमानों के लीडर? नहीं, देखिए ओवैसी साहब की उनकी सियासत से बहुत, लेकिन मैं उनकी कुछ बातों से बहुत वो हूँ, क्योंकि मैं जब मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर था हैदराबाद में, तो मैंने एक बात देखी ओवैसी साहब की कि वो, और वही वजह है वो जीत के आते हैं इतनी आसानी से, वो तालीम का उनका बड़ा काम है। तालीम में स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, आम लोगों की खिदमत में उनकी हॉस्पिटल चलती है बहुत बड़ी। और दूसरा मैंने हाँ देखा कि वो हफ्ते में एक दिन अपने 6-7 जो एमएलए हैं उनके साथ बैठते हैं, लोग आकर अपने मसले और सीधा फोन उठा के बात करते हैं। तो वो उनकी एक नुमाया चीज। और दूसरा, हाँ आप मानना पड़ेगा आपको कि आपकी कौन सी कॉन्क्लेव ओवैसी साहब के बगैर खत्म होती है। हाँ, बेहतरीन बोलते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यूसीसी हिंदुस्तान की जरूरत है या सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए हरबा है? देखिए मैं समझता हूँ कि डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि यूसीसी जो है, फॉर एग्जांपल, उसमें 3 चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे
हमको लगती है। एक जो है एक से ज्यादा शादी, तो एक से ज्यादा शादी तो कोई हमारे यहाँ 1.5% है, तो उनके लिए हम क्यों अपना सर फोड़े, छोड़ दो उसको, कोई मतलब। दूसरा है तलाक, तो जो एक सिटिंग में ट्रिपल तलाक है वो तो कुरान के खिलाफ है। कुरान का तो एक प्रोसेस है पूरा तलाक का, तो वो भी हमारे लिए मसला नहीं है, वो तो बल्कि बेहतर है, वो बेहतर है। तीसरा है इनहेरिटेंस। तो मैं आपको बोलूं, मैं इंग्लैंड में रहा हूं सालों तक, वहां मैंने हमारे लोगों को पूछा कि भाई वहां तो कोई कानून नहीं है ना, इस्लामी कानून। तो वहां मुझे एक बहुत ही टॉप लॉयर मिले, तब उन्होंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम वसीयत कर दो कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा जो तरका है वो इस्लामी शरीयत से हो, तो बोले कोर्ट करेगी। मैंने यहाँ हमारे एक बड़े लॉयर से पूछा यहाँ हिंदुस्तान में अभी, तो उन्होंने कहा बस एक लाइन लिख दो विल में, बोले कोर्ट्स विल इंश्योर दैट तुम्हारा इनहेरिटेंस गोज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। तो इसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं है, कोई हर मसले का हल है। और दूसरा भाई 33% मुसलमान दुनिया में उन मुल्कों में रहते हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या वहां इस्लाम पे नहीं चलते? तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है। मदरसा एजुकेशन नॉलेज सेंटर है या आउटडेटेड सिस्टम है? नहीं, देखिए मदरसे की एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उनसे बेहतर एनजीओ कोई नहीं है। अगर आप मैं खुद इसलिए कि मैं और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि हम लोग 70-80 साल से मदरसों में हमारे यहाँ से ज़कात जाती है, तो हमारा एक होता था कि भाई हमको भेजते थे कि जाके देख के आओ कि जो ज़कात जहाँ जाती है, तो मदरसों में जाना हुआ है। मेरे खुद का 100-150 मदरसों में मैं गया हूँ हिंदुस्तान के, हमारी फैमिली में। एक बहुत खूबी है मदरसों की, जो बहुत बड़ा काम है, कि आप देखिए कि जो गरीब से गरीब मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है। जो बेचारा 3 टाइम खिला नहीं सकते, ये मदरसे वाले कम से कम उनको खाना खिलाते हैं 3 टाइम, कपड़े, तालीम भी देते हैं। हाँ, कुछ कमियां थी लेकिन अब वो पूरी हो रही हैं। जैसे हमारा हमेशा इनसे ये था कि भाई ठीक है, जो तुम पढ़ाते हो पढ़ाओ, लेकिन इनको असरी तालीम से भी जोड़ो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है, बहुत सारे मदरसों में अब नेशनल ओपन स्कूल के सेंटर आ गए। तो अब मदरसे के बच्चे 10वीं और 12वीं के इम्तिहान भी देते हैं, नीट और एनक्लेट की भी एग्जाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। इस्लामोफोबिया हकीकत है, हुआ है भाई है, और यहाँ तो बहुत कम है। आप जाइए यूरोप में और अमेरिका में, वहां है, वहां तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है इंग्लैंड के अंदर और फ्रांस की, इस्लाम के खिलाफ सालों से। तो इससे कुछ होता नहीं है। इसलिए कि देखिए कोई कितनी भी मुखालिफत करे, मेरा एक अच्छा अमल जो है ना वो उसकी बरसों की मुखालिफत को खत्म कर देगी। तो लोग नफरत करें, तुम मोहब्बत फैलाओ। जफर सरेशवाला बिजनेस माइंड है या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं उनके स्ट्रॉन्ग? भाई ये देखिए, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गए, वरना मेरे पहले मेरे खानदान में हम लोग चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी कॉर्पोरेटर को भी नहीं जानते थे। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हो गए, लेकिन मैं तो हूं भाई कारोबारी आदमी। कारोबार में हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्या करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आप खुद एक कारोबारी हैं, कामयाब कारोबारी हैं, तो बेसिक सबसे पहला उनको क्या करना चाहिए? देखिए मैंने बहुत सारे अपने मुसलमानों के कारोबार जो फेल होते देखे, उसकी वजह थी कि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन था हमारा। यानी मैं हमेशा कहा करता हूँ मुसलमानों के कि हम इलिटरेट तो थे, हम फाइनेंशियली भी इलिटरेट हैं। तो भाई बेसिक फाइनेंस क्या है, यानी बैंकिंग क्या होती है, लोन कैसे लेनी, रिपेमेंट कैसे करना, बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, नेटवर्थ किसको कहते हैं, कैपिटल मार्केट क्या है। तो ये फील्ड के अंदर भी अब मुसलमानों को अपनी तवज्जो डालने की जरूरत है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने गालिबन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे भी कुछ काम किया था? जी, बल्कि उसमें मेरा बड़ा काम है। बल्कि मैंने उस जमाने में एक पेपर लिखा था, हाउ टू सेटअप इस्लामिक फंड इन नॉन इस्लामिक एनवायरनमेंट। तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको पब्लिश भी किया और आज भी उसको पढ़ाया जाता है। तो हाँ, इस्लामिक फाइनेंस में मैंने काफी काम किया है अपने जमाने में। तो ये जो तुम मुसलमानों में जो एक गलत फहमी है कि हम एजुकेशन लोन नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, उसमें भी हमको इंटरेस्ट देना होगा, हत्ता कि हम बीमार हो करके मर जाएंगे लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि भाई हम गारंटी हम देते हैं। तो ये इस जहालत को कैसे निकाला जाए? इसको जहालत हम कहें या क्या कहें इसे? भाई देखिए, इस पे बैंक से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस पर बेहतरीन किसी ज़माने में मुझे याद है 97-98 में किसी ने काजी साहब को इसी तरह से पूछा था, काजी मुजाहिदुल इस्लाम। अच्छा। तो मैं हमारे उलमाओं को कहूँगा कि वो काजी साहब का फतवा है 50 पेज में, उसको पढ़िए। उसमें काजी साहब ने बहुत क्लियर कहा है।
हाउसिंग लोन के बारे में तो मुफ्ती मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के थे, उनका फतवा 1955 का है। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है मुसलमानों का, कि हम मजहबी जाहिल भी हैं। एग्जैक्टली। यानी वैसे तो जहालत है हमारे अंदर, मजहबी जहालत भी है, मालूम ही नहीं है। यही नहीं मालूम कि भाई ये इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों, किस तरह से होता है। तो हम असल में हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आपसे मैं एक अलग से एपिसोड करूंगा इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम पे, हलाल इकोनॉमी का बहुत अच्छा जोर चल रहा है जी। इस पे एक अलग से मैं आपसे पॉडकास्ट करूंगा। बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, वो इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको मोदी साहब का बहुत दोस्त कहा जाता है। मौजूदा सरकार में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सरकार और मुसलमानों के बीच में आपने कोशिश की है, ख़ासतौर से अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूँ, ब्रिज बनने की कोशिश की है आपने शुरू में ही कह दिया कि भाई अगर मेरी सरकार है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मुसलमान को कौन रोक रहा है, कहाँ पे रोक रहा है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी सरकारों से? देखिए, अब कोई रोके भी तो भी अभी हम लोग गए, हम गए और भी हम जाने वाले हैं, तो ठीक है भाई, उनकी राय है, जिनकी राय है। बल्कि एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन है, मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा हजरत, बड़े हमारे अकाबिरीन में से हैं, मैंने कहा हजरत आप ये बातें डायरेक्ट उनसे क्यों नहीं करते? मैंने कहा जंतर मंतर पे या शाहीन बाग पे करने से कुछ हल नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया, आप बैठ के बात कर सकते हैं। और मैंने कहा सपोज नहीं सुनी आपकी बात, कम से कम उनको पता तो चलेगा आपके दिमाग में क्या है, और सोचने पे तो मजबूर होंगे, क्यों नहीं मिलते? ये सवाल तो मेरा था ही। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। थैंक यू। जफर साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, अंग्रेजी की कहावत है कि यू लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, हर किसी को जफ़र सरेशवाला साहब की बातें सुननी चाहिए। हो सकता है आप उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक ना रखें, और ज़रूरी नहीं कि आप उनकी हर बात से इत्तेफाक रखें, मुझे भी बहुत सारी बातें इनकी शायद पसंद ना आएँ, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको रोशन ख्याल बनना है, अपने जहन को खोलना है, अगर आपको एक ऐसी दुनिया देखनी है जहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाए, तो वहाँ पे बातचीत की शुरुआत आपको ही करनी होगी। जफ़र साहब के बारे में बता दूं आपको कि जब 2002 के दंगे हुए तो गुजरात में इनका पर्सनल लॉस हुआ था, इनका कारोबार ख़त्म हो गया था। बहुत बड़े मुखालिफ थे उस ज़माने के सीएम नरेंद्र मोदी के, लेकिन इन्होंने एक शुरुआत की 2003 में, पहली मुलाकात की नरेंद्र मोदी से। बाद में वो पीएम बने, इन पर इल्ज़ामात लगते रहे गद्दार होने का, आरएसएस का एजेंट होने का, लेकिन इन्होंने अपना काम ज़रूर किया। और आज की तारीख़ में जो सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं वो मुसलमानों की आँखें खोलने का काम कर रहे हैं। आप भी आंखें खोलिए, जो सही लगे उसे कबूल कीजिए, जो सही ना लगे उसे आप कबूल ना करें। डेमोक्रेसी है, आपकी मर्जी है, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। आइंदा चंद एपिसोड्स में मैं गुजारिश करूंगा जफ़र साहब से कि इस्लामिक वे ऑफ फाइनेंस, हलाल इकोनॉमी, तालीम, सेहत, एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार, इन सब पे मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपका करूंगा, अलग से पॉडकास्ट करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ये बस समझ लीजिए कि आज ये टीज़र है, अगला एपिसोड फिर से आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।